बंगाल। एक पावर हाउस ऑफ इकोनॉमिक हेरिटेज एंड कल्चरल लेगेसी। लेकिन आज के बंगाल को इस डेफिनेशन के मोल्ड में बैठाना मुश्किल है। हेडलाइंस जो स्टोरी बताते हैं उससे तो सोशल टेंशंस, पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज एंड फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज समझ आती हैं। कुछ लोग कहते हैं ये सब सिर्फ एग्जैजरेटेड नैरेटिव्स है, कुछ कहते हैं बंगाल को चेंज की ज़रूरत है। तो बंगाल की असलियत क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट बॉन्ड मार्केट्स बंगाल के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि वोटर्स को डराया जा सकता है, नैरेटिव्स को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, बट बॉन्ड मार्केट्स ना डरता है ना इन्फ्लुएंस होता है। It only cares about one thing: repayment capacity. So let's break down West Bengal through the lens of the bond market. So why does this matter? स्टेट फाइनेंसेस पर जो डिस्कशंस होते हैं वो मोस्टली पॉलिटिकल या इमोशनल होते हैं। कोई डेवलपमेंट की बात करता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की, और कोई गवर्नेंस की। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इनमें से कोई भी चीज़ डायरेक्टली ये नहीं बताती कि स्टेट फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग या फ्रेजाइल है। यही जगह है जहाँ बॉन्ड मार्केट्स का रोल स्टार्ट होता है, क्योंकि बॉन्ड मार्केट एक सिंपल काम करते हैं। वो इवैल्यूएट करते हैं कि स्टेट अपना डेट वापस चुका भी पाएगी या नहीं, और इसके लिए वो तीन चीज़ देखते हैं: कितना डेट है, कितना डेफिसिट है, और फ्यूचर में कैश फ्लो जनरेट होगा या नहीं, और अगर होगा तो कितना होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे बैंक आपको लोन देने के पहले देखता है कि आपकी इनकम स्टेबल है या नहीं। अगर इनकम स्टेबल है तो लोन मिलेगा, अगर नहीं तो या तो लोन महंगे रेट्स पे मिलेगा या तो मिलेगा ही नहीं। स्टेट्स के साथ भी एग्जैक्टली यही होता है, सिर्फ डेट का स्केल बड़ा हो जाता है। इसलिए अगर आपको किसी स्टेट का रियल फाइनेंशियल हेल्थ समझना है तो आपको उसका बॉन्ड मार्केट का बिहेवियर देखना पड़ेगा। और आज हम वेस्ट बंगाल को बिल्कुल उसी लेंस से देखेंगे जैसे क्रेडिट एनालिस्ट्स कंपनीज को देखते हैं। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। वेस्ट बंगाल की स्टेट जीडीपी रफली 18 लाख करोड़ के आसपास है, मेकिंग इट इंडियाज 6th लार्जेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक साइज। मतलब स्केल छोटा नहीं है। इकोनॉमी भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। सर्विस सेक्टर डोमिनेंट है, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंशियल सर्विसेज, एग्रीकल्चर का भी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन है, और चाहे काफ़ी कम बट मैन्युफैक्चरिंग भी प्रेजेंट है। सरफेस लेवल पर देखें तो ये एक स्टेबल एंड डिवर्सिफाइड इकोनॉमी लगती है। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है: क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टेट के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रही है? प्लस जिन जिन सेक्टर से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्या वो नेशन को एज अ होल आगे ले जाने में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या स्टेट को बस एक लिम्बो में स्टक किए हुए हैं? क्योंकि वेस्ट बंगाल की एवरेज एज 31.5 ईयर्स है, प्लेसिंग इट अमॉन्ग्स्ट वन ऑफ द ओल्ड स्टेट्स इन इंडिया। सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर के सहारे स्टेट कितने साल परफॉर्म कर पाएगी? टू अल्टीमेटली टर्न द व्हील इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन स्टेट को मैन्युफैक्चरिंग का पुश चाहिए ही होगा, जो गवर्नमेंट के एजेंडे में अभी तक तो नहीं दिख रहा। जीडीपी एक साइज बताती है, लेकिन रीपेमेंट कैपेसिटी रेवेन्यू डिसाइड करता है। अगर ग्रोथ हो रही है लेकिन टैक्स कलेक्शन या स्टेट इनकम उतने फास्ट नहीं ग्रो हो रही, तो फिजिकल पोजीशन उतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितनी हेडलाइन नंबर्स शो कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल का ओन टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ भी हिस्टोरिकली मॉडरेट रहा है, और काफ़ी डिपेंडेंसीज सेंट्रल ट्रांसफर्स पर भी रहती हैं। Whereas state का शेयर in national GDP has decreased from 6.8% in early 2000s to 5.8% in recent years, और पर कैपिटा इनकम भी 20% नीचे है फ्रॉम नेशनल पर कैपिटा इनकम एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। इसका मतलब ये है कि स्टेट की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पार्टली एक्सटर्नल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो जब हम वेस्ट बंगाल को एनालाइज करते हैं, हमें सिर्फ इकोनॉमिक साइज नहीं देखनी, हमें ये देखना है कि सस्टेनेबली कितना कैश फ्लो जनरेट हो रहा है। और यही हमें ले जाता है नेक्स्ट पार्ट पर, विच इज़ स्टेट की फिस्कल हेल्थ। जीएसडीपी लास्ट कुछ सालों में स्टेडीली ग्रो हुई है, बट ग्रोथ ग्रेजुअल है, शार्प स्पाइक्स नहीं है जो कि दूसरे स्टेट्स में देखने मिलता है। अब इसको क्रेडिट एनालिस्ट की तरह ब्रेक करते हैं, क्योंकि यहीं से क्लियर होता है कि स्टेट फाइनेंशियली कंफर्टेबल है या स्ट्रेच्ड। सबसे पहले डेट।
वेस्ट बंगाल का डेट टू जीएसडीपी रेशियो रफली 37 टू 38% है। और अगर ये ट्रेंड देखें तो लास्ट कुछ सालों में डेट लेवल्स एलिवेटेड रहे हैं और कोई मीनिंगफुल डिक्लाइन जो केपेक्स या न्यू इंडस्ट्रीज को सब्सिडी दे करके स्टेट में इनवाइट करने के लिए यूज हो सकता था, वो भी देखने नहीं मिलता। तो ये क्या बताता है? स्टेट का लेवरेज ऑलरेडी हाई है और डीलेवरेजिंग का भी कोई क्लियर टारगेट नहीं है। अब एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन करते हैं, वेस्ट बंगाल वर्सेस उत्तर प्रदेश। दोनों लार्ज स्टेट्स हैं, दोनों हेवी बोरोवर्स हैं, लेकिन बॉन्ड मार्केट इन्हें एक जैसा ट्रीट नहीं करता क्योंकि यूपी का डेट टू जीएसडीपी रेशियो लोअर रेंज में है, फिस्कल पोजीशन भी बेटर कंट्रोल में है, जबकि वेस्ट बंगाल हायर डेट, परसिस्टेंट डेफिसिट्स एंड रेवेन्यू प्रेशर्स के साथ आता है। नेक्स्ट, फिस्कल डेफिसिट। वेस्ट बंगाल का फिस्कल डेफिसिट 3.8 टू 4% के आसपास रहता है। इस चार्ट के हिसाब से डेफिसिट कंसिस्टेंटली एलिवेटेड रहा है, मतलब स्टेट को हर साल बोरिंग करनी ही पड़ती है। फिस्कल डेफिसिट बेसिकली ईयरली गैप है इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में, मतलब स्टेट को अपने आप को चलाने के लिए हर साल 104 रुपए की जरूरत पड़ती है, वेयर एज कमाई बस 100 रुपए है। अगर ये गैप परसिस्टेंट है तो डेट नेचुरली एक्यूमुलेट ही होता है, इसलिए डेट और डेफिसिट को हमेशा साथ में एनालाइज किया जाता है। यही अगर यूपी का कंपैरिजन फिर से करें तो यूपी का फिस्कल डेफिसिट 2.8% है, इंडिया एज अ होल के 4.5% से बहुत ही कम। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स ये नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक है रेवेन्यू डेफिसिट, और वेस्ट बंगाल कंसिस्टेंटली रेवेन्यू डेफिसिट रन करता है, रफली 2.6% ऑफ द जीएसडीपी वर्सेस मीडियन स्टेट्स डेफिसिट ऑफ जस्ट 0.4%। इसका मतलब क्या है? मतलब स्टेट अपने रेगुलर एक्सपेंसेस जैसे सैलरी, सब्सिडीज और डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए भी बोरोइंग कर रहा है। ये एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है कंसिडरिंग यूपी को अगर हम कंपेयर करें तो वो अब एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन चुका है। आइडियली बोरोइंग का यूज होना चाहिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एसेट्स एंड बंगाल के केस में इंडस्ट्रीज को सब्सिडी दे करके स्टेट में इन्वाइट करने के लिए, क्योंकि ये फ्यूचर में इनकम जनरेट करते हैं। लेकिन अगर बोरोइंग कंजम्पशन में जा रही है तो वो फ्यूचर रीपेमेंट कैपेसिटी कभी बिल्ड ही नहीं होती, मतलब आज का डेट कल के लिए इनकम जनरेट ही नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, एक चीज क्लियर करना जरूरी है, वेस्ट बंगाल डिस्ट्रेस में नहीं है, स्टेट अपनी ऑब्लिगेशंस मीट कर रही है, मार्केट एक्सेस भी क्लियर है, पर क्या ये गवर्नेंस का तरीका सही है और ऐसा कंटिन्यू होना एक सस्टेनेबिलिटी कंसर्न रेज करता है। और जब आप हाई डेट, परसिस्टेंट डेफिसिट्स को कंबाइन करते हैं तो नेक्स्ट लॉजिकल क्वेश्चन बनता है कि मार्केट इसको प्राइस कैसे कर रहा है, और वही हमें ले जाता है एसटीएल मार्केट्स के बिहेवियर पर। अब आते हैं बॉन्ड मार्केट्स के कोर पार्ट पर, एसटीएल्स, क्योंकि यहीं पे गवर्नमेंट की फाइनेंशियल एक्यूमेन एंड रिस्ट्रेंट मार्केट के सामने टेस्ट होते हैं। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स यानी एसटीएल्स, ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके थ्रू स्टेट्स मार्केट से पैसा बोरो करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं। जब भी स्टेट को अपना डेफिसिट फंड करना होता है या पुराना डेट को रीपे करना होता है तो वो एसटीएल मार्केट्स में आते हैं, और वेस्ट बंगाल इस मार्केट का एक मेजर बोरोवर है। हर साल रफली 90,000 टू 1.2 लाख करोड़ के बीच में बोरोइंग्स होती हैं। ये बोरोइंग प्राइमरली दो चीज़ों के लिए, पहली फिस्कल डेफिसिट फंडिंग और दूसरी ओल्ड डेट की रीफाइनेंसिंग। मतलब एक पार्ट नया बोरोइंग है और एक पार्ट है रोल ओवर ऑफ एग्जिस्टिंग डेट। ये रीफाइनेंसिंग साइकिल इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ओल्ड डेट मैच्योर होता है तो स्टेट को एसेंशियली नया बोरोइंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, और जब ऐसा होता है तो मार्केट्स में वेस्ट बंगाल के पेपर्स की कंसिस्टेंट सप्लाई होनी ज़रूरी हो जाती है। अब मार्केट के हिसाब से इसका क्या मतलब है? जब वेस्ट बंगाल के पेपर की सप्लाई कंसिस्टेंट रहेगी तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट उसके यील्ड्स पे आएगा। बॉन्ड मार्केट्स का एक सिंपल रूल होता है, अगर सप्लाई ज़्यादा है एंड डिमांड उतनी नहीं तो यील्ड्स को एडजस्ट होना पड़ता है। मतलब सप्लाई अगर ज़्यादा है तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हायर यील्ड्स पे अपने पेपरों को अवेलेबल करवाना ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये भी समझ
समझना ज़रूरी है कि सिर्फ हाई सप्लाई मैटर नहीं करती। हायर डिमांड वाले प्लेयर्स जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स जनरली हायर सप्लाई भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए हर बार हाई बोरोइंग हायर यील्ड्स पे कन्वर्ट नहीं होती, बट कंसिस्टेंटली हायर सप्लाई एज इन द केस ऑफ आर वेस्ट बंगाल, ये यील्ड्स को ऊपर की तरफ पुश कर ही देती है। तो अब मेन सवाल कि मार्केट इस रिस्क को प्राइसिंग कैसे करता है। स्टार्ट करते हैं बेंचमार्क से। इंडिया में सबसे रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट माना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स, दैट इज G-Secs को। स्टेट बॉन्ड्स दैट इज SDLs को इनसे हायर यील्ड्स पे ट्रेड किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड 7.1% पे ट्रेड हो रहा है तो स्टेट के बॉन्ड्स मोस्टली 7.5 के आसपास में ट्रेड हो रहे होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टेट के रिस्क सेंट्रल गवर्नमेंट के रिस्क से हायर माने जाते हैं। लिक्विडिटी भी थोड़ी कम होती है एंड सप्लाई भी ज़्यादा। पर मेन सवाल है कि वेस्ट बंगाल के केस में क्या हो रहा है। मार्केट इन फैक्टर को इग्नोर नहीं करता, वो इन्हें प्राइस इन करता है। लेकिन मार्केट अलार्म नहीं है, कॉशियस है। अगर सिचुएशन सीरियस होती तो स्प्रेड्स सिग्निफिकेंटली वाइडन हो जाते, से 80 to 100 बेसिस पॉइंट्स। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब मार्केट को रिस्क दिख रहा है पर डिस्ट्रेस नहीं। तो अब पिक्चर क्लियर हो रही है। इकोनॉमिक बेस स्टेबल है लेकिन फिस्कल प्रेशर्स एग्जिस्ट करते हैं। बोरोइंग हाई है पर मार्केट उसे प्राइस इन कर रहा है। तो आगे क्या हो सकता है? बॉन्ड मार्केट्स करंट नंबर्स को प्राइस इन करते हैं, बट फ्यूचर भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। सिनेरियो 1 स्टेटस को। अगर करंट ट्रैजेक्टरी ही कंटिन्यू होती है, मतलब वेस्ट बंगाल का बोरोइंग लेवल 1 लाख करोड़ या उसके ऊपर ही सस्टेन करता है और लॉन्ग रन में क्वालिटी ऑफ इंडस्ट्री अच्छी सेटअप नहीं होती जिससे मॉडरेट रेवेन्यू ग्रोथ ही स्टेट को चलाता है, तो यील्ड्स मीडियन स्टेट के एवरेज से एलिवेटेड ही रहेंगे। ऐसी सिचुएशन में इंटरेस्ट बर्डन कम होने की जगह में बढ़ता ही रहेगा। अभी भी इंटरेस्ट पेमेंट स्टेट रेवेन्यू का 20 to 25% कंज्यूम कर लेते हैं, और अगर ये रेशियो ऐसे ही बढ़ता रहा जो कि करंट इक्वेशन में नॉर्मल है, तो स्टेट के पास में केपेक्स करने के लिए कम जगह बचेगी और द सेम साइकिल रिपीट्स एंड स्टेट के पास में इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज या स्कीम दे करके इनवाइट करना फिर भूल ही जाना चाहिए। सिनेरियो 2 समथिंग चेंजेस। अगर गवर्नमेंट या गवर्नेंस यूपी की जैसे चेंज होती है, फिजिकल डिसिप्लिन आता है और रेवेन्यू ग्रोथ एक्सेलरेट होती है, तो ग्रेजुअली यील्ड्स कंप्रेस होने लगेंगे, विच मीन्स वेस्ट बंगाल के बॉन्ड्स भी G-Sec के क्लोजर ट्रेड होने लगेंगे। बॉन्ड मार्केट किसी पार्टी को प्राइसिंग नहीं करते, वो पॉलिसी और नंबर्स को प्राइसिंग करते हैं। तो जिस पार्टी ने समझदारी दिखा करके अपना फिस्कल प्रूडेंस दिखाया है, उन स्टेट्स के पेपर बेटर रेट्स पे ट्रेड कर रहे हैं, जो वेस्ट बंगाल के लिए पूरा अभी तक तो उल्टा ही है। तो ओवरऑल पिक्चर क्या बनती है? वेस्ट बंगाल अभी तक एक क्राइसिस स्टोरी नहीं है, बट डेफिनेटली एक सस्टेनेबिलिटी इशू है, और बॉन्ड मार्केट के लिए सस्टेनेबिलिटी ही सब कुछ होती है। और एंड में एक सिंपल फ्रेमवर्क जिससे हम हर स्टेट को इवैल्यूएट करेंगे। ये नंबर्स स्टैटिक नहीं है, बट हर बजट, हर पॉलिसी और हर बोरिंग साइकिल के साथ में चेंज होंगी। 3 चीज़ें: डेट सस्टेनेबिलिटी, फिजिकल डिसिप्लिन और मार्केट प्राइसिंग। डेट सस्टेनेबिलिटी के मामले में वेस्ट बंगाल को 5.5 से कम देना सही नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी साइज डिसेंट है एंड गवर्नमेंट ने मार्केट एक्सेस को इंटैक्ट रखा है। और ज़्यादा देना भी सही नहीं है, क्योंकि GSDP टू डेट रेशियो 38% है, इंटरेस्ट बर्डन 20 to 25% ऑफ GSDP कंज्यूम कर लेता है। फिस्कल डिसिप्लिन में देखें तो 4.5% इज ऑल्सो अ पिटी, बिकॉज 3.8% का परसिस्टेंट फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट रन करना while borrowing partly just for consumption and not capex doesn't show much of fiscal anything.
मार्केट प्राइसिंग के हिसाब से स्टेट गेट्स अवे विथ मोर ऑफ अ freer yield because of trading at a slight premium, not very high but not average either. Plus market is not pricing it as a distressed state and demand भी stable है, so 5 out of 10 चलता है। और इसी तरह हम इस सीरीज में स्टेट्स को ट्रैक करेंगे जैसे क्रेडिट एनालिस्ट्स कंपनीज को ट्रैक करते हैं।